योर मनी में आपका स्वागत है। आज दिन है फाइनेंशियल प्लानिंग का और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं AUM फाइनेंशियल एडवाइजर्स के फाउंडर, CEO और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट नीरव पंचमटिया। ये आपका स्वागत है नीरव। फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करें उससे पहले निवेश से जुड़ी एक अहम जानकारी। अगर आप डेट फंड में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। FMP की तरह ही एक इंटरवल फंड होता है जिसमें सभी खूबियां FMP की होती हैं, लेकिन इसके रिडेम्पशन के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होता और निवेश बनाए रखने में भी दिक्कत नहीं होती है। आज हम आपको इसी फंड के बारे में बताएंगे और इस पर जानकारी देने के लिए मेरे साथ हैं पर्सनल और फाइनेंस के एक्सपर्ट अर्नव पंड्या। आपका स्वागत है अर्नव। सबसे पहला सवाल, इंटरवल फंड्स क्या होते हैं जानना चाहेंगे और इनमें निवेश कैसे किया जाता है? अगर आप देखें तो FMP एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए चालू रहता है और उसके बाद उसका अंत आ जाता है, यानी कि उसे क्लोज एंडेड फंड कहते हैं। इसके विपरीत आप देखेंगे कि काफ़ी सारे फंड्स बाजार में हैं जो ओपन एंडेड है, यानी कि उसकी कोई फाइनाइट लाइफ नहीं होती। तो इंटरवल फंड एक ऐसा फंड है जो इस दोनों प्रकार के फंड के फीचर्स रखता है, यानी कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपना समय के लिए वो अपना इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन का पीरियड खुला रखता है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि इस हिसाब से एक क्लोज एंडेड फंड की तरह है और उसका कोई फाइनाइट लाइफ नहीं है, यानी कि वो चलते ही रहता है। तो उस हिसाब से वो एक ओपन एंडेड फंड है। तो अगर आप देखें तो आपको अगर इंटरवल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये देखना होगा कि उसका कौन सा टाइम पीरियड है जिसके बाद वो फिर एक बार सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन के लिए खुला होगा, और दूसरी बात कि वो कितने समय के लिए खुला है, क्योंकि वो आफ्टर दैट इंटरवल पीरियड वो आपको बता देता है कि मैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही नए इन्वेस्टर्स को आने दूंगा और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को रिडीम करने का मौका दूंगा। जी, ये तो बात हो गई फीचर्स की, लेकिन ये समझना चाहेंगे यहाँ पे अर्नव कि किस तरह के इन्वेस्टर्स इसमें निवेश करते हैं। इसमें आपको देखना ज़रूरी है कि ये इंटरवल फंड्स किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द इंटरवल फंड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा लगाते हैं, यानी कि उनका एक्सपोजर FMP की तरह ही है। तो अगर आप देखें कि कौन से इन्वेस्टर्स को इस प्रकार के इंटरवल फंड्स में जाना चाहिए, तो ये काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। यानी कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो जिसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा लगाना हो और इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं बेयर करना हो, यानी कि बीच में जो इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव हो उससे आपको बचना है, तो आप एक प्रकार का इंटरवल फंड ले सकते हो, यानी कि उस हिसाब से वो इंटरवल फंड और FMP कंपैरेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरवल फंड ही चुनना है तो आप तभी भी चूज कर सकते हो जब आपको कोई स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपका इन्वेस्टमेंट के लिए ना हो, यानी कि अगर आप मानते हो कि आपको 3 महीने के बाद पैसे चाहिए पर आप श्योर नहीं हो, तो आप एक इंटरवल फंड ले सकते हो, यानी कि 3 महीने के बाद आपके पैसे वापस आने की स्थिति आ जाएगी। लेकिन उस समय अगर आपको पैसे वापस नहीं चाहिए तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। और तीसरी बात यह कि आप अगर एक इन्वेस्टर हो जिसको काफ़ी सारी मेहनत नहीं करनी है, आपका पैसा रेगुलरली ट्रैक नहीं करना हो, पर आप उसे थोड़े समय के लिए लगाना चाहते हो, तो ये इंटरवल फंड एक अच्छा फंड है, क्योंकि उसमें आपका पैसा ऑटोमेटिकली रोल ओवर हो जाता है। अगर आपने मान लीजिए कि जो ब्रेक आता है जिसमें रिडेम्पशन का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर उस समय आपने कुछ नहीं किया तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पीरियड के लिए रोल ओवर हो जाता है। इसके सामने अगर आपने FMP ले ली हो तो FMP के एंड के बाद आपका पैसा वापस आ जाता है, यानी कि अगर आपको उसे री इन्वेस्ट करना हो तो एडिशनल एफर्ट करना पड़ता है। वो कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, कभी अब टाइम नहीं रहता। तो अगर आपकी सिचुएशन वो हो जिसमें आपके पास टाइम ना हो और आपको रोल ओवर करना हो, तभी भी आप इंटरवल फंड चूज कर सकते हैं। अर्नव, लेकिन यहाँ पे रिटर्न के लिहाज से आप समझाइए कि इसमें किस तरह के रिटर्न मिलते हैं और निवेश करते समय किस तरह की सावधानी इनमें बरतनी चाहिए। अगर आप देखें तो इंटरवल फंड्स जिस टाइम पीरियड के लिए हो, यानी कि 1 महीना, 3 महीना या 1 साल, 3 साल, तो उस हिसाब से एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में है वो आपका बेस हो जाएगा रिटर्न के हिसाब से। तो उसमें कोई फिक्स्ड आप बता नहीं सकते कि यही रिटर्न होगा, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हो तब मार्केट में किस प्रकार की कंडीशन है और प्रिवेलिंग रेट्स क्या है, उसके हिसाब से आपका
रिटर्न तय किया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप देखें ये इस इन्वेस्टमेंट में, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप इंटरवल फंड लेते हो तो आपको एक बार पहले उसका पोर्टफोलियो चेक कर देना चाहिए कि क्या ये फंड कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क तो नहीं ले रहा है। यानी कि अगर वो फंड कहता है कि मैं 3 महीने के बाद एक बार फिर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए समय खोलूँगा, तो उस समय क्या उसका पोर्टफोलियो में 3 महीने के आसपास ही मैच्योर होने वाली सिक्योरिटीज़ है कि नहीं। अगर इस प्रकार का डिसिप्लिन फंड फॉलो नहीं करता तो आपके रिटर्न शायद कभी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रिस्क भी है कि इन बिटवीन जब इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव हो तो आपको एक नेगेटिव असर हो सकता है। तो पोर्टफोलियो देखें और एग्जैक्ट टाइम पीरियड अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ मैच कर लें। ये 2 चीज़ करने के बाद आप कोई एक इंटरवल फंड जो उस समय खुला हो बाजार में, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी अर्नव, हर फंड किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है, तो यहाँ जानना चाहेंगे इंटरवल फंड्स किन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं? सभी इंटरवल फंड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसी प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट जो अपने टाइम पीरियड से मैच करते हो। यानी कि एक साल का अगर इंटरवल फंड है तो वो 1 साल के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा। यानी कि 1 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी ले सकता है, 1 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी ले सकता है, 1 साल के डिबेंचर्स जो मैच्योर हो रहे हो वो भी ले सकते हैं। तो इनके पोर्टफोलियो में सभी प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और वो मैच करेंगे एग्जैक्ट टाइम पीरियड जब उनका नेक्स्ट पीरियड ऑफ नए इन्वेस्टर्स के लिए जो एंट्री और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए जो एग्जिट का समय आएगा उसके साथ। तो आपको दिखाई देगा कि अगर आप इंटरवल फंड्स को ओवरऑल देखें तो सभी प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट्स उनके पोर्टफोलियो में रहेंगे। बिल्कुल, तो यानी एफएमपी के अलावा इंटरवल फंड्स भी बेहतरीन विकल्प निवेश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अर्नव जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में अब शुरुआत करते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग से, और इसमें मेरा साथ देंगे नीरव पंचमटिया। लेते हैं नई दिल्ली से त्रिलोक सिंगला का सवाल। नमस्कार त्रिलोक, सवाल पूछिए और बताइए आप क्या करते हैं और किस तरह से आपने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन किया हुआ है। गुड इवनिंग मैम। जी मैंने आपको जो मेल किया है उसके अंदर मैंने आपको यही बताया कि रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग माय प्रेजेंट पोर्टफोलियो इज आई एम अर्निंग 70,000 पर मंथ। ठीक है। out of which 28,500 is going in the house loan EMI. ठीक है। And the remaining after meeting household expenses I can able to save around 10 to 12,000. आप 10 से 12,000 रुपए बचा लेते हैं। ठीक है। Yeah. आपके गोल्स क्या हैं? My goal is after 10 years for my child education I want 10 lakh rupees. ठीक है। And after 15 years for daughter education 15 lakh rupees. My goal for the marriage of daughter is 25 lakhs after 20 years. And for retirement planning after 20 years 50 lakhs. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की हम शुरुआत करते हैं। नीरव, सबसे पहले इंश्योरेंस पर डालते हैं नजर। मेरे ख्याल से इन्होंने इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट समझकर निवेश किया हुआ है। तो पहले इनके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को देखते हैं। जरूर। सो कविता, जो टिपिकल मिस्टेक करता है एक इंडियन इन्वेस्टर की इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को ये मिक्स कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छी बात ये है कि इन्होंने टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, वो भी 50 लाख का। तो त्रिलोक जी, ये बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है कि एक 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लिया है। मैं आपको सलाह दूंगा, आपकी इनकम और खर्चे जैसे बढ़ते हैं 5-7 साल बाद, तो ये अभी काफ़ी लगता है। आगे जाके आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है तो ये रकम भी छोटी लगने लगेंगी। तो 5-10 साल बाद ये एक और 25-30 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले ले, जैसे इनकी आय बढ़ती है। जैसा आपने ठीक कहा कि इन्होंने LIC मार्केट प्लस, बीमा गोल्ड पॉलिसी और जीवन सरल ली है। कविता, इन्होंने होम और कार लोन लिया हुआ है और इनकी EMI 40% है इनकी इनकम की। तो देखिए, एक बात ये होती है कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो और 40 रुपया इंश्योरेंस में दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 घंटे दिन में
काम कर रहे हैं तो 4 घंटे बैंक के लिए काम कर रहे हैं। तो चाहे आप खाए पिए नहीं, आप घूमना बंद कर दे, वो 40 रुपए तो बैंक आपसे लेके जाएंगे। तो होम लोन EMI अवॉइड करना मुश्किल होता है, बट कार लोन EMI जहां तक हो सके अवॉइड करनी चाहिए। और इसका मेन कारण ये है, रीजन ये है कि 11 से 13% इसका इंटरेस्ट होता है। हम अगर त्रिलोक जी आपकी इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट में आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज ली है जहां कहीं पे भी आप 9-9.5% से ज्यादा रिटर्न नहीं कमाएंगे। बिल्कुल। तो एक पॉकेट में 9% से पैसा आ रहा है और दूसरे पॉकेट से 13% से पैसा जा रहा है, आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कोई भी म्यूचुअल फंड की SIP नहीं की, बिल्कुल नहीं की है। क्रिटिकल इलनेस प्लान लिया हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है, बट आपने मेडिक्लेम नहीं लिया है। 1 लाख का मेडिक्लेम है, कंपनी प्रोवाइडेड है, तो एक तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि कंपनी प्रोवाइडेड मेडिक्लेम वैसे भी अमाउंट कम है। दूसरा, जब जॉब चेंज होता है तो जरूरी नहीं होता कि हर कंपनी आज आपको मेडिक्लेम दे, तो आप कम से कम 5 लाख का फैमिली फ्लोटर अपने सब फैमिली मेंबर्स के लिए एक मेडिक्लेम ले ले। इसके बाद इन्होंने निवेश करना है म्यूचुअल फंड के थ्रू, SIP के थ्रू। बिल्कुल। गोल्स देखिए इनके काफी सारे हैं और सारे लॉन्ग टर्म गोल्स है। सबसे पहले तो बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए उन्हें गोल फिक्स किया हुआ है। 20 से 15 साल के बाद इनको रकम की जरूरत है, तो इस निवेश की शुरुआत इन्हें कैसे करनी चाहिए। साथ ही इमरजेंसी फंड भी अभी तक उन्होंने नहीं बनाया हुआ है, तो 8 लाख का हालांकि टारगेट इन्होंने रखा हुआ है, किस तरह बनाया जाए। तो सबसे पहले तो कुछ पैसे इमरजेंसी फंड के लिए रखने बहुत चाहिए। जरूरी है। फाइनेंशियल डिफिकल्टी कब आपको आ जाए इसका कोई अंदेशा नहीं होता, ये बता के नहीं आती है। तो 5 से 10 लाख रुपए आपके पास लिक्विड फंड में पड़े होने चाहिए, जहां औसतन आप 7-7.5% रिटर्न भी अर्न कर रहे हैं, ताकि वो पैसा आपका बेकार नहीं जा रहा है और जरूरत पड़ी तो आप उसको यूज कर सकें। इसके अलावा इन्होंने जो गोल बताया, जैसे बेटे के एजुकेशन के लिए 10 साल बाद इनको 12 लाख चाहिए, बेटी के एजुकेशन के लिए इनको 15 लाख रुपए चाहिए, और डॉटर की मैरिज के लिए 30 लाख रुपए चाहिए। त्रिलोक जी, हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो खर्चे इन्होंने बताए हैं ये फ्यूचर कॉस्ट है, न कि आज का कॉस्ट। तो 10 साल बाद इनको 12 लाख रुपए चाहिए बेटे के एजुकेशन के लिए। ये कैलकुलेशन को सही मान के हमने इनको आगे का बताया है कि अगर इनको एक मुश्त इन्वेस्टमेंट करना है तो ये 4-5 गोल के लिए इन्होंने करीबन 18.5 लाख रुपए अभी से निकाल के रखने हैं। दूसरा तरीका ये है, चूंकि ये रकम बड़ी ज्यादा है, आप SIP के थ्रू करें। और यहाँ देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। 13,500 की प्रति माह की SIP करके, जितने साल इनका गोल होने को लगता है उतने साल की अगर ये SIP करते हैं तो 13,500 की SIP से ये पूरे गोल अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आप SIP बीच में रोकेंगे नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन करना है जब तक आपका गोल नहीं अचीव होता है। जैसे इनके बेटे के एजुकेशन की 10 साल बाद इनको पैसा चाहिए, तो 10 साल तक की इनकी 5,000 की SIP चलनी चाहिए। इनकी रिटायरमेंट 23 साल बाद है, तो 23 साल तक के इनकी करीबन 2,900 रुपए की SIP चलनी चाहिए। रिटायरमेंट को लेकर यहाँ पे सवाल पूछना पड़ेगा। त्रिलोक जी, आपने जो रिटायरमेंट का टारगेट बनाया है अपना, 23 साल बाद आपको चाहिए 50 लाख रुपए, क्या आपने इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर ये टारगेट अपने लिए फिक्स किया है? I have calculated on the basis of inflation rate of 8%. अच्छा, तो फिर भी यहाँ पे 50 लाख की रकम तो कम ही है। त्रिलोक जी, अगर इन्फ्लेशन का इसमें रिटायरमेंट के कैलकुलेशन में 2 चीजें पूछनी जरूरी होती है। एक, आप कब रिटायर होना चाहते हैं, तो यहाँ आपने बताया 23 साल बाद। दूसरा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। देखिए, सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आप रिटायर हो गए और 15-20 साल ऐसे होने वाले हैं आगे जब आप खर्चा तो करेंगे लेकिन आपकी कोई आवक नहीं होगी। तो ये पीरियड जितना बढ़ता है कविता, उतना ज्यादा आपका रिटायरमेंट किटी होना चाहिए। 50 लाख रुपए मुझे लगता है कि उस समय करीबन आज के 20-25 लाख के बराबर बड़ी मुश्किल से होंगे। और अगर हम 20 लाख आज का लेते हैं तो 10% के हिसाब से आप सालाना 2 लाख, तो मंथली ये काफी कम हो जाता है। तो त्रिलोक जी, इस गोल को आप रिविजिट कीजिए। जो 50 लाख आपने बोला है, ये अगर आज की रकम है कि आज अगर रिटायर होते और मुझे 50 लाख मिलते तो ये ठीक अमाउंट लगता है। 23 साल बाद ये अमाउंट का कोई मायने नहीं होगा। तो आपके मुताबिक कितना इनको टारगेट रखना चाहिए? ये इनको करीबन 2-2.5 करोड़ रुपए होना चाहिए, जो आज बड़ा लगता है, बट SIP की मदद से ये रकम अचीव कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, उस समय 2-2.5 करोड़ की उतनी कीमत नहीं होगी जितनी हमें आज लगती है। तैयारी करेंगे तो ये अमाउंट अचीव कर पाएंगे। कोई फंड के नाम इन्हें SIP करनी है तो कोई फंड के नाम आप सजेस्ट करेंगे? तो ये ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड, IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड, HDFC टॉप 200 फंड, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस और किसी एक गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में इक्वली डिवाइड करके अपना म्यूचुअल फंड का SIP का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। गोल्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके पोर्टफोलियो में, तो उसका कितना 10 से 15% ही निवेश होना चाहिए आपके पूरे पोर्टफोलियो में गोल्ड का? नहीं, आपके गोल के लिए हमने बैक कैलकुलेशन करना होता है। पहले तो आपका जो आज का कॉस्ट है, आप पहले आज का कॉस्ट निकाले कि आज अगर मेरी बच्ची
इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल में जाती तो उसका कितना कॉस्ट लगता, फिर कितने साल बाद ये पैसा चाहिए, उसके लिए आप उसको फ्यूचर कॉस्ट निकालें और उस फ्यूचर कॉस्ट के लिए आज से कितनी एसआईपी करे। एक इन्वेस्टमेंट रेट, जैसे इनके केस में हमने अज्यूम किया कि 13% औसतन कंपाउंडेड रिटर्न इनको मिलेगा, बिल्कुल, जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रकम नहीं है, जो अचीवेबल है। वो प्लानिंग करके, बैक कैलकुलेशन करके हर महीने आज कितना इन्वेस्ट करना है वो कैलकुलेट किया जाता है और वो कंटिन्यूस बेसिस पे उन्होंने करना होगा। बिल्कुल। चलिए, तो त्रिलोक जी, यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो चुकी है, आपको अपने पोर्टफोलियो में काफी बदलाव करने हैं। सबसे पहले अपने गोल्स पर आपको रिवर्क करना है। आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट समझकर इन्वेस्टमेंट की है, जो कि बिल्कुल सही रणनीति नहीं है, और आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की जरूरत है। फंड्स के नाम आपको नीरव ने बता दिए हैं, बस जल्द से जल्द अपने पोर्टफोलियो में सुधार लाइए। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसमें मेरे साथ है नीरव पंचमटिया। लेते हैं विपिन जरियाल का सवाल। नमस्कार विपिन, अपने गोल्स बताइए। आपने अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमें दे दी हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं? जी मैम नमस्कार, मैं विपिन जरियाल बात कर रहा हूँ हिमाचल से। जी मैम, मैंने जो आपको डिटेल भेजी है, मेरा टारगेट है कि 20 साल में मुझे 1.5 करोड़ के आसपास रुपया चाहिए। इसके लिए मैंने आपको डिटेल दिया है कि मैं जो एसआईपी कर रहा हूँ वो लास्ट 2.5 साल से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या उससे मेरा वो गोल अचीवेबल होगा कि नहीं? सेकेंडली, मैंने जो अपनी प्लानिंग किया है, हम प्लान लिया हुआ है 50 लाख का मैंने ऑनलाइन। मेरी एनुअल इनकम जो है वो 3 लाख है। उसके अलावा जो है अभी मेडिकल हेल्थ प्लान मैंने कोई लिया नहीं हुआ है, कंपनी का ही है, तो मैं वो चाह रहा था, तो उसके लिए भी मुझे कुछ गाइड करेंगे कौन सा फैमिली फ्लोटर। बिल्कुल। तो नीरव, सबसे पहले तो इनके फंड्स पे डालते हैं नज़र। फंड्स को देखकर इनका गोल आपको लगता है अचीवेबल है या नहीं, जो एसआईपी ये कर रहे हैं, क्या ठीक है? जी, जो इन्होंने टारगेट रखा है कविता कि इनको 1.5 से 2 करोड़ चाहिए 20 साल में, तो 1.5 करोड़ के लिए इनको 13,500 की एसआईपी करनी होगी और 2 करोड़ के लिए 18,000। फिलहाल ये कुछ 14,000 की एसआईपी कर रहे हैं जी। तो उस हिसाब से ये अपने टारगेट पे है। इनका फंड का चॉइस भी अच्छा है, सिर्फ प्रोपोर्शन जो है, देखिए अगर आपके पोर्टफोलियो में 4 या 5 स्कीम है, एक स्कीम में आप 500 रुपये निवेश कर रहे हैं, अब वो स्कीम चाहे हिंदुस्तान की सबसे अच्छी स्कीम क्यों ना हो, वो आपको वेल्दी नहीं बना सकती है। आपका अमाउंट भी सब्सटेंशियल होना चाहिए हर एक स्कीम में। कुछ स्कीम में आप 5,000 का निवेश कर रहे हैं और कहीं पे 500 का कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन मेंटेन रखे। कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो हमने इनको फिर से इनका पोर्टफोलियो रिडिज़ाइन किया है, स्कीम्स वही रखी है। इनको हमने सिर्फ ये बताया है कि जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप और एचडीएफसी टॉप 200 में 5,000 की ये एसआईपी करे, और रिलायंस गोल्ड में और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस में ये 2,500 की एसआईपी रख करे। इस तरीके से इनका 15,000 का पोर्टफोलियो बनता है। अगर हम इनका ये एक ऑलमोस्ट परफेक्ट पोर्टफोलियो है। पहले तो विपिन जी आपको बधाई देना चाहेंगे कि आप 25,000 रुपए कमा रहे हैं और 14,000 रुपए प्रति माह सेव कर रहे हैं। हेल्थ कवर के बारे में आप क्या कहेंगे? हेल्थ कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर, शायद इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, अगेन इनका एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड है, 1.5 लाख का है। आप हिमाचल में रहते हैं, फिर भी मेरे ख्याल से आज के जमाने में 3.5 से 5 लाख का, जबकि आपके पास इतने फैमिली डिपेंडेंट है, 5 लाख का मिनिमम हेल्थ कवर इनका होना चाहिए। एक क्रिटिकल इलनेस प्लान भी ये ले ले और इंडिपेंडेंट ये कवर ले, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने कहा कि अगर जॉब चेंज हो जाता है तो आपका कवर आप कंटिन्यू और मेंटेन रख सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि इनकी एसआईपी 20 साल तक के चलनी चाहिए। अमाउंट बहुत छोटा है, आपकी इनकम जैसे बढ़े आप एसआईपी बढ़ाएं, भले उस प्रोपोर्शन में न बढ़ाएं, पर आपकी एसआईपी आप बीच में नहीं रोकेंगे, फंड्स को रिविजिट जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो विपिन, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और अपने पोर्टफोलियो में बने रहिए, आपके फंड्स अच्छे हैं। लेकिन अब नीरव, सवाल आता है फाइनेंशियल प्लानिंग के मंत्र जानने का। जी, तो मैं बहुत फटाफट आपको बता देता हूँ। कुछ 5 रूल है जो हमारे ही शो में हमने दर्शकों की क्वेश्चन लेके सीखे हैं। अगर ये 4 या 5 मूल मंत्र हर कोई फॉलो करता है तो उसका फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ा अच्छा हो जाएगा। पहला ये, जो आप बार बार कहते हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग नजरिए से देखिए। इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंश्योरेंस। सेकेंड ये है कि आपका निवेश, आपकी एसआईपी आपकी इनकम के प्रोपोर्शन में बढ़नी चाहिए। हमने ये देखा है कि आप 25,000 कमा रहे थे तो 7,000 10,000 की एसआईपी कर रहे थे, अब आप लाख रुपया कमा रहे हैं, आपकी एसआईपी वहीं की वहीं है, खर्चे बशर्ते बढ़ गए, तो आपका उसी प्रोपोर्शन में, चाहे 10% हो 15% हो आपकी आय का, आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाएं। तीसरा ये कि टर्म इंश्योरेंस और मेडिक्लेम, ये फर्स्ट कंडीशन है कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले भी एक अच्छा
तगड़ा टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, औसतन आपके 20 साल के खर्चे जितना। मेडिक्लेम ले 5 से 7 लाख का फ्लोटर, राइट। थर्ड रूल ये है कि आप जो इन्वेस्टमेंट चालू करें एसआईपी में, रिटर्न्स को देख के एसआईपी आप स्टॉप ना करें। आप स्कीम चेंज कर सकते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, स्कीम बदलिए। और पांचवा और सबसे आखिरी रूल कविता ये कि किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की सलाह ले, योर मनी देखे, हमसे क्वेश्चन पूछे और फी बेस्ड फाइनेंशियल प्लानर की सलाह ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आज आने के लिए नीरव। थैंक यू। योर मनी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।